हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन 9 डिस्कस किया था, सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में मैं बेसिकली डिटेल में जुरिस्डिक्शन डिस्कस करूँगा। इसमें मैं सेक्शन 16, 17, 18 डिस्कस करूँगा जो प्रोप्राइटरी जुडिक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिक्शन की बात करते हैं। सेकेंड में इसमें डिस्कस करूँगा सेक्शन 19। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ जो सेक्शन 19 में जुडिक्शन है कोर्ट के पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिक्शन है प्लस रॉन्ग टू एनी पर्सन, रॉन्ग टू एनी पर्सन की बात कर रहे हैं। और एनी अदर मैटर में इसके अलावा देखो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, टॉर्ट की बात करूँ रॉन्ग टू एनी पर्सन टॉर्ट का हो गया, यहाँ है एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर में जुडिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। तो जुडिक्शन हम सबको पता है। देखो जुडिक्शन अगर बात करो तो जुडिक्शन 3 तरह की होती है। एक तो होती है प्रोप्राइटरी जुडिक्शन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुडिक्शन होती है, एक होती है पिक्यूनरी जुडिक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिटेल में, वो देख लेना। पिक्यूनरी जुडिक्शन वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है कि कितना कौन सा जज कितने सब्जेक्ट मैटर वैल्यूएशन की बात मैटर सुन सकता है। जैसे 10 लाख तक के मैटर कौन सुन सकता है, 20 लाख तक के, तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। एक होता है सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जिसमें मैंने आपको बताया था टैक्स से रिलेटेड मैटर है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर है। तो टैक्स मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है, उससे रिलेटेड जुडिक्शन। तो हम जो जुडिक्शन पढ़ रहे हैं तो जुडिक्शन भी जब सीपीसी में आप पढ़ोगे, सीपीसी में जब जुडिक्शन आप पढ़ोगे जुरिस्डिक्शन, तो वो सेक्शन 9 से स्टार्ट होती है। अब सेक्शन 9 तो ये जनरल डिक्लेरेशन उसने कर दी कि एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एवरी सूट ऑफ सिविल नेचर। लेकिन सेक्शन 9 को जब हम पढ़ते हैं रेड विद सेक्शन 16 पढ़ते हैं, अगर यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो कंफर्म सी बात है सेक्शन 9 ने तो जनरल डिक्लेरेशन कर दी है एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन। लेकिन किस पर्टिकुलर कोर्ट के पास हम जाएंगे वो लिखा हुआ है सेक्शन 16, 17 और 18 में। सिंपल सी बात है, ये एक बात बोलता है, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज मैं सेक्शन 20 पढ़ाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ ये सिंपल सी बात है कि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वही हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, किस मैटर में कहाँ कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ऐसे अगर मैं सेक्शन 19 की बात करूँ, 6, 17 हो गया, ये भी हम 9 रेड विद 19। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या रॉन्ग टू एनी पर्सन टॉर्ट की बात मैं करूँ तो ये हो जाएगा सेक्शन रेड विद 19। लेकिन एनी अदर मैटर्स में, लेकिन सपोज करो एनी अदर मैटर है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मैटर है या किसी से रिलेटेड मैटर है, वो सेक्शन 20 में चला जाए। सेक्शन 20 पढ़ने से पहले आपको मैं एक मैगजीम बताता हूँ। मैगजीम क्या होता है, इसे बोलते हैं इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। इसका मतलब क्या होता है, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट फॉलो डिफेंडेंट। क्या हो गया इसका मतलब, ये कौन सी बात हुई, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट फॉलो डिफेंडेंट। ये बात ऐसी है भाई साहब कि सपोज करो मेरे को जस्टिस चाहिए, मैं क्लेम करता हूँ कि मेरे अगेंस्ट में बी जो मुंबई में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बी जो मुंबई में रहता है उसने कुछ गलत किया, तो ये मैं क्लेम कर रहा हूँ ना। कल को हो सकता है बी ने कुछ गलत किया ही ना हो और बी इनोसेंट निकले, तो बी को मैं अननेसेसरी सफर नहीं कराऊंगा। जो नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है वो ये बोलता है वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट। मेरे को अगर बी से जस्टिस चाहिए तो मेरे को जाके मुंबई में ही केस करना पड़ेगा। अब बी मेरे लिए दिल्ली में नहीं आएगा क्योंकि आई एम सीकिंग जस्टिस। हो सकता है कल को ये प्रूव हो जाए कि बी ने तो कुछ गलत किया ही है, मैंने तो रॉन्ग उसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाई थी, तो उस कंडीशन में वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट, सेक्शन 20। लेकिन सेक्शन 20 की बात मैं करूँ, देखो सेक्शन 16, 17, 18 जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सेक्शन 19 जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ जो पर्सन है। सेक्शन 20 अदर मैटर में क्या होता है, अदर मैटर में एक चीज मैंने आपको बताई थी, अदर मैटर में इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको मैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, पहला ऑप्शन है जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ऑप्शन किस चीज के, केस फाइल करने के। अगर सपोज करो ए को बी के अगेंस्ट में केस फाइल करना है तो ये कहाँ फाइल करेगा, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने का मतलब है कि सपोज करो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शिमला में, तो सेक्शन 20 की फर्स्ट लाइन जो बोलती है वो बोलती है जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है।
अब चाहे ए दिल्ली में रहता है, बी मुंबई में रहता है, कॉल ऑफ एक्शन करा इसका हुआ है शिमला में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है, शिमला में हुआ है, तो इस कंडीशन में ए बी के अगेंस्ट में केस कहाँ करेगा, शिमला में करेगा। दूसरा जो इसके पास कंडीशन है जो मैंने बताया था इक्विटी एक्ट ऑन पर्सनल, वो है जहां बी रिसाइड करता है, मतलब जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, इसका रेजिडेंस है। एक्चुअली इसे बोलते हैं एक्चुअली एंड वॉलंटरली, ये बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, रिसाइड्स। ये मतलब सपोज करो अब ए के पास एक ऑप्शन था बी के खिलाफ केस करने का, पहला केस शिमला में करे जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, लेकिन सपोज करो ये जो बी है वो दिल्ली में रहता है, तो इसके पास अब पहले कितने ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अभी ए के पास कितने ऑप्शन हो गए, ए के पास पहले था एक ऑप्शन था शिमला, अभी दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, दिल्ली में। तीसरी चीज क्या बोलती है सेक्शन 20 की, जहां ये बी डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, पर्सनली वर्क फॉर गेन मतलब जहां ये जॉब करता है। अब सपोज करो ये जॉब करता है मुंबई में, तो इसके पास अभी कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन, पहले एक ही था, ये सेक्शन सारे के सारे सेक्शन 20 में लिखे हुए हैं। लास्ट ऑप्शन है, हो सकता है ये वर्क फॉर गेन ना करता हो, ये बिजनेस करता हो, ये बिजनेस करता है चेन्नई में, तो अभी ए के पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, तो ये कहाँ केस कर सकता है। तो एक चीज तो कंफर्म है, जहां कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है वहां तो ये केस कर ही सकता था, उसके अलावा जहां ये डिफेंडेंट रिसाइड करता रहता है, एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड, जहां ये पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, या फिर जहां ये बिजनेस करता है। तो आज के बाद एक बात याद रखना कि आपको कभी भी एक पर्सन के अगेंस्ट में केस करना हो, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो या उसने आपके साथ कुछ भी रॉन्ग किया हो, उससे अलावा सेक्शन 17, 16, 15 या 19 के अलावा, तो आप कहाँ केस करोगे, आप जहाँ वहाँ केस करोगे जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है, या डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, या वो बिजनेस करता है। यहाँ तक तो सीन क्लियर था, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप जब बात करते हो पार्टीज की, तो पार्टीज की बात मैं अगर करूँ तो एक केस में बहुत सारे प्लेंटिफ हो सकते हैं और बहुत सारे डिफेंडेंट हो सकते हैं। मतलब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ए बी सी ने मिलके डी ई एफ के अगेंस्ट में केस कर दिया, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो सपोज करो यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं, ए को बी सी और डी के अगेंस्ट में केस करना है, तो एक चीज तो कंफर्म है, पहला जो प्लेस है वो है जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ये कर ही सकता है इनके अगेंस्ट में केस, इसको तो हम साइड में रख देते हैं। लेकिन सपोज करो बी रहता है दिल्ली में, सी रहता है मुंबई में और डी रहता है चेन्नई में, तो अभी कोई कॉमन प्लेस तो नहीं हुआ, तो ये केस नहीं कर पाएगा बेचारा, सिर्फ एक ही ऑप्शन इनके पास, एक कहाँ केस कर पाएगा जहाँ शिमला में। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने बताया था रेजिडेंस का ऑप्शन खत्म, कोई कॉमन रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि रेजिडेंस जिनका तीनों का जो प्लेस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। अगर ये इसी केस में तीनों दिल्ली में रह रहे होते, तीनों ही दिल्ली में रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये इसके अगेंस्ट में दिल्ली में केस कर सकता है, लेकिन इनके पास कोई कॉमन प्लेस तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया जी। अब देख रहे हैं ये क्या करते हैं, बी वर्क फॉर गेन करता है दिल्ली में फॉर गेन, ये वर्क फॉर गेन करता है मुंबई में, और ये वर्क फॉर गेन करता है चेन्नई में, यहाँ भी कोई कॉमन प्लेस नहीं है। अगर ये तीनों दिल्ली में वर्क फॉर गेन कर रहे होते तब भी ए के अगेंस्ट में केस कर सकता था, ए के पास बेचारे के पास ये ऑप्शन भी नहीं रहा। अभी देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, लेकिन ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों मिलके चेन्नई में बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अभी ए के पास 2 ऑप्शन आ गए। कौन कौन से ऑप्शन आ गए, ए या तो जहां कॉल ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर जो ये एक कॉमन प्लेस है यहाँ पे केस कर सकता है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक मैटर बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आई, या तो एक कॉल ऑफ एक्शन जहाँ राइज हुआ है वहाँ केस कर सकता है, या फिर एक वहाँ केस कर सकता है जो इनका कॉमन प्लेस है। तो इन 3, इस मैंने बताया था ना 3 कंडीशन होती है, या तो जहाँ रेजिडेंस हो, जहाँ वर्क फॉर गेन कर रहा हो, या फिर बिजनेस हो। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर कॉमन प्लेस है तो ये बिजनेस वाला है, और बिजनेस तीनों चेन्नई में कर रहे थे, तो ये या तो शिमला में जहाँ कॉल ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, या चेन्नई में जहाँ तीनों में एक साथ रहते हैं, उस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल ये है, अब दूसरा एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना है आप सबको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
कॉज ऑफ एक्शन वाला तो हम साइड में रख देते हैं, कॉज ऑफ एक्शन वाला साइड में रख देते हैं। पहला है रेजिडेंस, दूसरा है वर्क फॉर गेन, और तीसरा है बिजनेस। अब सपोज करो ना तो इनका कोई रेजिडेंस का कॉमन प्लेस है, एक दिल्ली में रहता है जी, एक मुंबई में रहता है जी, एक चेन्नई में रहता है जी, ना फिर वर्क फॉर गेन है, एक दिल्ली में बिजनेस करता है जी, एक मुंबई में बिजनेस करता है जी, और एक चेन्नई में बिजनेस करता है, ना ही इनका वर्क फॉर गेन करता है, ना ही इनका बिजनेस का कॉमन प्लेस है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों का अलग है। इस कंडीशन में और ए जाना नहीं चाहता शिमला में, वो कहता भाई मैं शिमला जाके तो केस नहीं करूंगा, तो अब ए के पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए के पास एक ऑप्शन है इस कंडीशन में, ए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए, ए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए, जज साहब मैंने आपके यहाँ केस फाइल किया है और मैं चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ दिल्ली में केस फाइल किया है जहाँ बी रहता है, और मैं चाहता हूँ सी और ई भी यहाँ आ जाए। कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर करता है और सी और ई को अपने यहाँ बुला लेता है, यहाँ तक बात खत्म होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये तो एक चीज़ है, लेकिन सपोज करो कोर्ट ने ऑर्डर किया और इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दी सी और ई ने, जब साहब हम वहाँ नहीं आ सकते और हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। अगर आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नाम की एक चीज़ होती है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये होता है, कोर्ट देखता है कि किसको ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं दिल्ली में अलाउ करता हूँ तो सी और ई को ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में इन दोनों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी और उन्होंने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वाला रूल अप्लाई करवा लिया। ये तो सब हमको तो बहुत लॉस हो रहा है अगर हम दिल्ली में आ रहे हैं, और यहाँ इक्विटी चाहिए भी किसको, ए को चाहिए, तो इसके फायदे के लिए हम दिल्ली में क्यों आए। तो इस कंडीशन में कोर्ट एक हियरिंग करेगा और कोर्ट परमिट कर देगा, तो कोर्ट की परमिशन से सपोज करो इनको मुंबई मिल जाती है, तो अभी ए के पास क्या ऑप्शन है, शिमला और मुंबई में केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन सपोज करो अब यहाँ एक चीज और है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 20 सब क्लोज 2। सेक्शन 20 सब क्लोज 2 ये बोलता है कि अगर सपोज करो ए ने बी के अगेंस्ट में जो दिल्ली में रहता था केस कर दिया, जबकि सी मुंबई में रह रहा है और डी चेन्नई में रह रहा है, और इन दोनों ने जिस दिन केस किया, अब WS फाइल करने की, इसने प्लेट फाइल करी, WS फाइल करने की डेट थी 9 सितंबर 2025। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी, रादर ये दोनों आए और इन्होंने भी WS फाइल कर दी अपनी तरफ से। तो इन तीनों ने, तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी। इस कंडीशन में भी ए यहाँ दिल्ली में केस कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट की जुडिक्शन को एक्वाइज कर लिया। ये वर्ड आप देख लेना सेक्शन 20 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, यहाँ तक सीन क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो सेक्शन 20 की बात मैं करूँ तो सेक्शन 20 क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब सेक्शन 16, 17, 18 या सेक्शन 19 में करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस करता है, और हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, तो अगर ए को बी के अगेंस्ट में केस करना है तो ये 4 जगह कर सकता है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां बी रिसाइड करता है, रहता है एक्चुअली एंड वॉलंटरली। एक्चुअली एंड वॉलंटरी का मतलब है जहां परमानेंट रेजिडेंस है इसका, ऐसा नहीं है 2 दिन के आके रहना है, इसे बोलते हैं एक्चुअली में रहना है। तीसरा है पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, और 4th प्लेस है जहां ये बिजनेस करता है। तो सपोज करो कॉज ऑफ एक्शन शिमला में अराइज हुआ है, तो इसके पास एक ऑप्शन है शिमला में, बी कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में। तीसरा ऑप्शन ये पर्सनली वर्क फॉर गेन का करता है मुंबई में, तो इसका तीसरा ऑप्शन है मुंबई में, और तो 4th है चेन्नई। तो ए के पास कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है शिमला में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मुंबई में, और 4th है चेन्नई में। 4 ऑप्शन इसके पास है। लेकिन मुद्दा ये आता है जब 2 डिफेंडेंट हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 हो जाते हैं, चलो 3 मान लेते हैं, चलो 4 मान लेते हैं, ए बी सी डी ई। इस कंडीशन में ए को एक चीज देखनी पड़ेगी, या तो वहां सूट फाइल करे जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर वो एक ऐसा कॉमन प्लेस देखे, जैसे कॉमन प्लेस की बात मैं करूँ, ये दिल्ली में रहता है, मुंबई में, चेन्नई में, भोपाल में, लेकिन ये सारे के सारे मिलकर बिजनेस करते हैं तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम की बात मैं करूँ तो ये तिरुवनंतपुरम एक कॉमन प्लेस है, तो ए सूट कहाँ फाइल कर सकता है, यहाँ कर सकता है या फिर यहाँ फाइल कर सकता है। तो ये तो 2 सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन है कि इनका कोई कॉमन प्लेस है ही नहीं, कॉज ऑफ एक्शन के अलावा है ही नहीं, क्योंकि बी कहाँ रहता है, दिल्ली में, ये मुंबई में, ये चेन्नई में, ये भोपाल में।
तो इस कंडीशन में कोई कॉमन प्लेस है ही नहीं। और पहली सिचुएशन क्या होगी, ए सूट फाइल कर देता है दिल्ली में, और इन तीनों ने सी डी ई ने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करी, तो इस कंडीशन में इनको, इन तीनों को दिल्ली में आके ये केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास राइट था ये ऑब्जेक्शन रेज करते थे। जब कोर्ट इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे इन्होंने कोर्ट की जुडिक्शन को एक्वाइज कर लिया है या फिर एक्सेप्ट कर लिया, जिसे हम बोल देते हैं। या फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की थी, इन्होंने बोला था सर हम दिल्ली नहीं आएंगे और ना ही हमारा कोई कॉमन प्लेस है, तो इस कंडीशन में कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब कोर्ट ने परमिट किया, कोर्ट ने बोला नहीं आप सबको दिल्ली आना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में, तो पहली में तो ये सिचुएशन ही होगी, इन्होंने एक्वाइज कर लिया है, दूसरी में कोर्ट की परमिशन। 4 ऑप्शन रहेंगे, इतना याद रखना बस, कॉज ऑफ एक्शन, रेजिडेंस, पर्सनली वर्क फॉर गेन या बिजनेस, ये 4 ऑप्शन में। ऐसा क्यों होता है मैं फिर बता रहा हूं। अब जो ये बेचारा ए है, ये ए रहता था जी लखनऊ में, ये कभी भी लखनऊ में केस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट, तो यहाँ पे इसको डिफेंडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारे आ जाते हैं तो उसका एक सिंपल सा आंसर है सेक्शन 20। तो जब भी आप कभी फंसो तो सेक्शन 20 एक बार पढ़ लेना, सेक्शन 20। अब जब आप ये फंसो ये सर कॉमन प्लेस तो हमें दिख नहीं रहा, तो एक सिंपल सी बात है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा, कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड कर देगा कॉमन प्लेस बेसिक नहीं है, लेकिन आपको इस प्लेस पे आना पड़ेगा। जब कोई पार्टी नहीं तो अगर दूसरी कंडीशन में अगर किसी पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं की और वो सिंपली वॉलंटरी आ रहे हैं और दिल्ली में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो मुंबई तिरुवनंतपुरम में, लेकिन दिल्ली में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो कोर्ट ये मान लेगा आपने कोर्ट की जुडिक्शन को एक्वाइज कर लिया। तो ये तो होगी एक चीज़, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम, चलो ये जो है ना नेक्स्ट आप देखोगे जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी वगैरह की बात करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सेक्शन 20 एक बार पढ़ो, कोई आपका क्वेश्चन है कोई भी, तो वो एक बार ज़रूर मेरे को बताओ, प्लीज़ मेरे को बताओ, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। सेक्शन 20 पूरा पढ़ना है।